नारायण सिंह जी भाटी जो रेती का जो खनन होता है उससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और वो रेत माफिया जैसे शब्द आते हैं। लोगों में परिवर्तन की लहर है, लोग चाह रहे हैं मन से और निश्चित तौर से परिवर्तन करेंगे। इसलिए अगर कुछ चुनाव देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजसमंद में आते आते कांग्रेस पार्टी के तौर पर या कार्यकर्ताओं के तौर पर उतनी ग्राउंड पे मजबूत नहीं दिखती है। कार्यकर्ता थोड़े बिखरे बिखरे लगते हैं, अलग अलग छोटे छोटे गुटों में बटे हुए लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है सबसे पहले कि इनको जोड़ा कैसे जाए। कोई भी आदमी अगर राजनीति में थोड़ी बहुत सक्रियता रखता है तो कोई को चुनाव लड़ने के लिए आपके जो विपक्षी कैंडिडेट है दीप्ति माहेश्वरी, वो ऐसा लगता है कि युवाओं में एक बड़ी अच्छी पकड़ रखती है और इन दिनों जो उनके अलग अलग विजुअल आते हैं जिस प्रकार से युवाओं को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ा जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी चुनौती बन रही है? धारा के विपरीत बह रहे हैं तो कार्यकर्ता कहीं थोड़ा थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं तो हम ऊर्जा भर के वापस उनको लगा रहे हैं। पड़ासली में बदरी तो नहीं है, पड़ासली में निर्दलीय है इस बार। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आपको भी देखना है सारा सवाल मैंने एक दिन दीप्ति जी को पूछा था, मैंने कहा नारायण सिंह भाटी कहते हैं कि पिछली बार मेरे सामने ज्यादा अनुभवी कैंडिडेट था, इस बार मैं अनुभवी हूँ दोनों की टक्कर में। नहीं ऐसा तो उनका कहना था कि मेरी पार्टी बड़ी अनुभवी है राजसमंद में चुनाव लड़ने के मामले में। और न मेरे पास कोई ट्रैक्टर है खुद का, न मेरे पास कोई डंपर है खुद का। लोग कहते हैं नारायण सिंह जी भले आदमी है, बड़े सज्जन आदमी है, सीधे सरल है, आसानी से मिल लेते हैं, मगर सक्रिय कम है। 20 साल विधायक कौन था? अगर बदरी खनन अवैध हो रहा तो रोकना ड्यूटी किसकी थी? अनुभव कितना काम आ रहा है और दूसरा कि वो जो एक बड़ा गैप था उसको भरा कैसे जाएगा? आमने सामने की टक्कर मान कर चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार। राजसमंद विधानसभा के चुनाव वैसे तो हर बार रोचक होते हैं। 2018 के बाद 2021 के उपचुनाव हमने देखे। कांग्रेस 2018 के 25,000 के मार्जिन को उपचुनाव आते आते 5,000 तक ले जाने में सफल हुई। इस बार कांग्रेस बड़ी जोर शोर से कोशिश ये कर रही है कि 5,000 के उस मार्जिन को भी खत्म किया जाए। ये सीट जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी हुई है उसको कांग्रेस के पाले में लाने की पुरजोर कोशिश राजसमंद विधानसभा में की जा रही है। और ये जो सीट अपने पाले में लाने की कोशिश है उसके लिए नियुक्त किया गया है नारायण सिंह भाटी को कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। अब पार्टी उनसे उम्मीद कर रही है कि इस बार वो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर विजयी बनकर निकलें। तो हमने सोचा क्यों ना नारायण सिंह भाटी से मिले, इस बार उनकी क्या रणनीति रहने वाली है वो जाने, थोड़ी बातें करें, चुनावी चर्चाओं के बीच क्या कुछ चल रहा है। तो अभी हमारे साथ है नारायण सिंह भाटी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों आपके मैं रोज सुबह वो शेड्यूल देखता हूँ तो उसमें मेरे को तो यूँ लगता है कि सुबह 7:30 से कार्यक्रम शुरू होता है, 9 बजे तक तो प्रत्याशी सांस कब लेता है वही मेरा समझ में नहीं आता है। तो बहुत भागदौड़ वाला काम चल रहा है अभी तो आपके। अभी निश्चित तौर से भागदौड़ है, मगर लोगों से जब मिलते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। लोगों का जो प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, स्वार्थ मिलता है, तो उससे सारी थकान दूर हो जाती है। थकान महसूस नहीं होती है, अच्छा लगता है और बड़ी खुशी मिलती है। खुशी तो मिल रही है, मगर आप अलग अलग गाँव में भी जा रहे हैं, लगातार दौरे भी हो रहे हैं। इस बीच में लोगों का रुझान कैसा मिल रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। रुझान लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लोगों में परिवर्तन की लहर है, लोग चाह रहे हैं मन से और निश्चित तौर से परिवर्तन करेंगे। नारायण सिंह भाटी के सामने एक 2018 का एक मैं अगर आंकड़ा मानूं तो अच्छा भी मान सकते हैं, बुरा भी मान सकते हैं। बुरा इसलिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ा मतांतर रहा था, एक बड़ी हार रही थी। अच्छा इसलिए इस बार कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस चुनाव को लड़ने का अनुभव भी है कि हाँ, इस चुनाव को मैं एक बार लड़ चुका हूँ। तो अब वो दोनों अनुभव कितना काम आ रहा है और दूसरा कि वो जो एक बड़ा गैप था उसको भरा कैसे जाएगा? दोनों चीज़ें हैं सर, पर अनुभव तो काम आता ही है। जो कमियां उस समय रही थी उन कमियों को मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, उस समय जो स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी चुनाव लड़े थे मेरे सामने, वो मंत्री रहे थे 5 साल पहले, उसके पहले MP रहे थे, लंबा उनका राजनीतिक वजूद था, राजनीतिक अनुभव था और निश्चित तौर से वो अच्छे कैंडिडेट थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें मुझे कहने में। और मुझे टिकट मिला, वो लास्ट के कम समय में मिला, फिर भी जनता ने मुझे जिस स्नेह प्यार दिया था, निश्चित तौर से अच्छी टक्कर मैंने करी थी। हारना जितना अलग चीज़ है, जनता जनार्दन है, परमेश्वर का रूप है, जनता जो निर्णय करती है वो सिरोधारी और जनता ने उनको निर्णय दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं थी। आपत्ति नहीं है। आप किरण जी के लिए भी कह रहे हैं कि अनुभवी है, यही सवाल मैंने एक दिन दीप्ति जी को पूछा था। मैंने कहा नारायण सिंह भाटी कहते हैं कि पिछली बार मेरे सामने ज़्यादा अनुभवी कैंडिडेट था, इस बार मैं अनुभवी हूँ दोनों की टक्कर में। नहीं ऐसा तो उनका कहना था कि मेरी पार्टी बड़ी अनुभवी है राजसमंद में चुनाव लड़ने के मामले में। निश्चित तौर से अनुभवी होना भी एक चीज़ है, अनुभव अपना आप में अच्छी चीज़ है। मुझे भी 40 साल राजनीति में हो गए थे। वो स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी भी मेरे समकक्षी राजनीति कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। और नया आदमी आता तो पार्टी काम करती है, कांग्रेस विचारधारा काम करती है, बीजेपी के लिए बीजेपी विचारधारा करते हैं, कार्यकर्ता जिताते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मगर अनुभव भी एक काम करता है, आपका व्यवहार है, लोग 40 साल से आप जिन लोगों को काम आ रहा हो, जिन लोगों के लिए खड़े हो, तो वो लोग आपका आशीर्वाद तो आपको देते ही हैं। आपने कहा पार्टी काम करती है, कार्यकर्ता काम करते हैं और राजसमंद में पिछले अगर कुछ चुनाव देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
राजसमंद में आते आते कांग्रेस पार्टी के तौर पर या कार्यकर्ताओं के तौर पर उतनी ग्राउंड पे मजबूत नहीं दिखती है। कार्यकर्ता थोड़े बिखरे बिखरे लगते हैं, अलग अलग छोटे छोटे गुटों में बटे हुए लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है सबसे पहले कि इनको जोड़ा कैसे जाए। सर देखिए 1998 से लेकर 2003 तक केवल लास्ट में ये एक बार विधायक रहे थे बंसीलाल जी गहलोत। बंसीलाल गहलोत। उसके पहले 90 से 98 तक भी कांग्रेस का विधायक नहीं था। तो आज 2023 हो गया है, 20 साल तो ये गैप हो गया, 8 साल का वो गैप हो गया, 5 साल केवल बंसीलाल जी गहलोत रहे थे। तो निश्चित तौर से कार्यकर्ता को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े हैं जी। बाकी तो इतने लोग तो टूट जाते हैं भाई, इतने विधायक बीजेपी के रहे हैं। तो निश्चित तौर फिर भी कार्यकर्ता मजबूत है कि मजबूती के साथ खड़ा है, अपनी पार्टी की विचारधारा की बात रख रहा है, उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से संबल मिल रहा है या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से संबल मिल रहा है। तो कार्यकर्ता अपने वजूद को लेकर खड़ा है, वो भी कार्यकर्ता धन्यवाद का पात्र है। कार्यकर्ता का वजूद होता है, मगर कार्यकर्ता का वजूद हर चुनाव में बिखरा बिखरा दिखता है कि कभी नारायण सिंह भाटी 2018 का चुनाव लड़ते हैं तो फिर जो एक नीचे वाला हिस्सा कहा जाता है जो एमडी से गिलून तक जाता है उसमें थोड़ा ठीक ठाक कांग्रेस प्रदर्शन कर लेती है। कभी हरी सिंह जी या तनसुख जी को अवसर मिलता है तो वो ऊपर केलवा और उस बेल्ट में अच्छा कर लेते हैं। शहर मोटा मोटी माइनस ही रहता है। तो ये अलग अलग जो टुकड़ों में बटे हुए कार्यकर्ता है या ये कांग्रेस है, इसको कैसे इस बार एकजुट किया जाएगा? लंबे समय से विधायक नहीं रहने के कारण से जो एक सिंगल नेतृत्व होना चाहिए जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक नेतृत्व करे, वो काफी लंबे समय से नहीं रहा है। तो जो जहाँ जिसका वजूद ज्यादा है उन कार्यकर्ताओं ने उसने साथ रखा है। जिस क्षेत्र में जो जिस नेता का वजूद है उस कार्यकर्ता उनके साथ उन्होंने साथ रखे, वो उसी हिसाब से उनके साथ लग जाते हैं। वो उसी बार निष्क्रिय हो जाते हैं, लंबा टाइम से विरोध झेल रहे हैं, विपरीत धारा के विपरीत बह रहे हैं। तो कार्यकर्ता कहीं थोड़ा थोड़ा सा थका हुआ महसूस करते हैं तो हम ऊर्जा भर के वापस उनको लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ता कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो नेताओं की भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नेतृत्व कम है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व अलग अलग केंद्रों में बटा हुआ है कि कहीं केलवा की तरफ जाए तो हरी सिंह जी का नाम सुनाई देता है, तनसुख बोहरा अब वो भी एक चुनाव लड़ लिए हैं, इधर आते हैं तो नारायण सिंह भाटी का भी सुनाई देता है, आगे जाते हैं तो आदित्य प्रताप सिंह है, शहर में अशोक टाक है। अमन देखा जाता है जब खुद लड़ते हैं तो एक अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देता है, परंतु जब खुद नहीं लड़ते हैं तो जब तनसुख जी लड़ते हैं तो इस तरफ से माइनस हो जाते हैं, आप लड़ते हैं तो उस तरफ से माइनस हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तनसुख जी लड़े थे तो उसमें केलवा से उनको वोट ज़्यादा मिले थे, पेचुरी मिलना सही बात थी। उन्होंने वहाँ सामाजिक कार्य के सरोकार के कार्य खूब किए थे, खुद का पैसा खर्च करके काम किए थे। तो नो डाउट वो उस गाँव के लाल थे, तो उन गाँव के लाल को गाँव वालों ने उनको नवाजा, खुशी की बात है। वो पार्टी से विपरीत जाकर के उन्होंने काम किया, बीजेपी वोट भी उनको मिले थे। बाकी 3000 वोट से केलवा से जीतना बहुत बड़ा मायना रखता है। और वो सभी ने पार्टी पॉलिटिक्स विचारधारा से ऊपर उठ करके उन्होंने तनसुख जी बोहरा को वोट दिया, तो केलवा से बहुत प्लस हुए थे वो। पार्टी पॉलिटिक्स की बात आती है तो नारायण सिंह भाटी को लेकर भी लोगों में एक चर्चा का विषय रहती है। मैंने पहले भी एक दिन पूछा था आपको, लोग कहते हैं नारायण सिंह जी भले आदमी है, बड़े सज्जन आदमी है, सीधे सरल है, आसानी से मिल लेते हैं, मगर सक्रिय कम है क्षेत्र में। सक्रियता 2018 से पहले जो चुनाव लड़े उस वक्त भी, उस चुनाव में भी सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा निकल कर आया कि सक्रिय नहीं है। फिर उपचुनाव तक आप सक्रिय रहे, उसके बाद लोग कहते हैं पुनः सक्रियता कम पड़ गई। सक्रियता का निवेदन मेरा ये है कि मैं शुरू से सक्रिय रहने का पार्टी में सक्रिय हूँ, मगर मेरी एक आदत है कि मैं उस दिन में निवेदन किया था कि मंच के आगे आना, फोटो खिंचवाना या मेरा अखबार में नाम आवे या मैं इंटरव्यू दूं। जी। मैं आपके इंटरव्यू फ्रेंडली भी नहीं हूँ, तो मेरी सोच ये थी मैं कैमरे से भागता हूँ, दूर भागता हूँ, कैमरे के पास आने की कोशिश नहीं करता हूँ। और मंच पे भी मुझे मौका मिलता नहीं मिलता, मैं नीचे बैठना पसंद करता हूँ। ये मेरी सोच शुरू से रही है। रही सक्रियता की बात, जो भी कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं मैं उनका काम करने का प्रयास करता हूँ। मगर जब जब जिलाध्यक्ष रहा तो जिम्मेदारी मेरी थी, तो सक्रियता बढ़ जाती है। जब मैं जिला प्रमुख था तो सक्रियता और बढ़ गई। जब सामान्य रहा तो सक्रियता तो रही, मगर जिस जिलाध्यक्ष और जिला प्रमुख रहते हो सक्रियता की लोग अपेक्षा करते हैं तो उससे तो कम होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हो, जिस पोस्ट पे आप पूरे जिले में दौड़ना है, तो वो अगर वो पोस्ट आपके पास नहीं है तो आपका जो दायरा है वो सीमित हो जाता है। और जब 2021 तक मैं सक्रिय रहा, 2021 के बाद में तनसुख जी बोहरा साहब को टिकट मिला, जो भी रिजल्ट रहा। मगर उसके बाद में मैंने कहा भाई अब वो टिकट उनका मिल गया, वो कैंडिडेट वो हो गए, प्रत्याशी हो गए, तो वो काम वो देखेंगे। तो थोड़ा मैंने उनके काम में इंटरफेरेंस करना उचित नहीं समझा। उनका अधिकार था वो करें, इसलिए मैं थोड़ा सा सक्रिय तो नहीं कर, सक्रिय तो रहा हूँ पार्टी में, हर मीटिंगों में गया हूँ, हर जगह गया हूँ। दायित्व उनका था, तो मैंने कहा सर उनके दायित्व में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँ। वैसे जो कैमरा फ्रेंडली वाला कहा आप, मैं भाई कई बार इनसे मिलता था, मैं कहता था कि आज थोड़ी सी कोई चर्चा करते हैं, कोई बाइट ले लेते। आप थोड़ा सा बचते तो जरूर थे, मगर
मैंने एक चीज़ ये भी देखी है आपके साथ कि कुछ बार जब जब मैंने दावेदारों को कवर किया है, अलग कार्यक्रमों को कवर किया है, तो आप एकमात्र ऐसे इंसान मिले जो ये कहते थे कि भाई चुनाव लड़ना है, राजनीति में आए हैं, ये सब कुछ भी जवाब दे दे, आखिरी मकसद सबका चुनाव लड़ना है। सबका मकसद चुनाव लड़ना, कोई भी है राजनीति थोड़ी बहुत भी कर रहा है, इच्छा है, खुद भी वार्ड बस भी है तो देखिए मैं सरपंच बनूंगा, सरपंच है तो आगे बढ़ने का। कोई भी आदमी अगर राजनीति में थोड़ी बहुत सक्रियता रखता है तो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए करना है। और राज का भी सब हम ये चाहेंगे कि आज हम चाहेंगे कांग्रेस का राज बने, हमारे विपरीत जो विचारधारा के लोग देखें वो देखें हमारा राज बने, राज बनाने का सबका उद्देश्य है। पर ये स्पष्ट, आप फिर भी स्पष्ट कहते थे, कई लोगों को मैंने ऐसे भी सुना है, कहते हैं कि नहीं मेरा चुनाव लड़ने का तो कोई मन नहीं है, मैं तो सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ, लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, और जब आवेदन होता है सबसे पहले आवेदन वो करते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी की मंशा है, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि हर आदमी अगर राजनीति में रुचि रखता है तो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए आता है, तो वो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, सेवा करने के लिए जो भावना है सेवा करे आए। पर नारायण सिंह जी भाटी के लिए कहा जाता है कि जो 2018 का टिकट हुआ, कहीं ना कहीं उस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी नहीं चाहते थे कि टिकट हो, या इतने खुलकर फेवर में नहीं थे, सचिन पायलट के माध्यम से आप उस वक्त आगे बढ़े थे। इस बार परिस्थितियाँ ऊपर के परिदृश्य में बदली, फिर उसके बाद जब टिकट आया है, सीपी जोशी आपके नामांकन में कार्यक्रम में दिखे हैं, बताया जा रहा है कि इस बार अशोक गहलोत की मर्जी थी कि आपको चुनाव लड़ाए, तो अब लग रहा है कि ऊपर के तार भी सही तरीके से जुड़ रहे हैं। कोई उस पहले भी तार सही तरीके से जुड़े हुए थे, आज भी तार सही तरीके से जुड़े हुए हैं। सीपी जोशी साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो चाहें तो ही टिकट मिल सकता है, तो उनका मेरे ऊपर बर्दाश्त है, 2018 में भी था, अभी भी है। हो सकता है उनके इलेक्शन में व्यस्त होने के कारण वो उसमें नहीं आ पाए हों, मगर अभी जब मैंने निवेदन किया था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आपको भी देखना है सारा, तो उन्होंने आकर के शुरुआत उन्होंने करी है, और अब भी मेरे बार संपर्क में है, कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रहे हैं बराबर, मुझे भी पूछ रहे हैं कोई कमी हो तो मुझे बताइए, और हो सकता है वो एक बार दौरा भी करें। तो निश्चित तौर से सभी का मेरे ऊपर बर्दाश्त है। मेरी ज़िंदगी में राजनीति में मैंने संबंध आदमी से लगाकर नेताओं से किसी से संबंध खराब नहीं किए जी, चाहे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, चाहे राजनीति में रहें चाहे नहीं रहें, चाहे आ रहे हैं चाहे जीते हैं, सब अलग अलग चीज़ें, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी से विवाद बिगाड़ूं नेताओं से लगा करके आम आदमी तक। वैसे आप अपनी छवि बड़ी साफ बेदाग रखते हैं, सरल रखते हैं, मगर रह कर आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक दाग वहाँ तक पहुँचता दिखाई देता है, और वो होता है कि नारायण सिंह जी भाटी जो रेती का जो खनन होता है उससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और वो रेत माफिया जैसे शब्द आते हैं कि नारायण सिंह जी, और कहते हैं कि जो लोग बनास जहाँ जहाँ गुजरती है वहाँ वहाँ नारायण सिंह भाटी से लोग इस बात से नाराज होते हैं कि रेती के इस खनन में आप लिप्त हैं। इसका मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। जब रेती के जो ठेके हैं वो चालू हुए थे भारतीय जनता पार्टी के राज में, जब भैरू सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके पहले जो खनन होता था लोग यूँ भर के ले जाते थे, उस बजरी की रोल्टी नहीं थी। बजरी की रोल्टी जब भैरू सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय भैरू सिंह जी, उस समय से रोल्टी चालू करी। चालू करने के बाद में ठेके हुए, ठेके एक वैधानिक प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं में पहले जिन जिन के ठेके हुए, किशन लाल जाट अमरूई वाले थे उनके ठेके हुए, बाकी लोगों को ठेके रहे। 3-4 साल का ठेका मेरे भी रहा, वो मेरा ठेका था 2003 तक। 3 के बाद में मेरा ठेका मैंने छोड़ दिया, मैंने रेल वगैरह की तरफ कभी इस रेती के मामले में मुँह नहीं किया, और वो उसके बाद ठेके भी नहीं हुए रेल वगैरह कभी 2003 के बाद में ठेके भी नहीं हुए, ठेके बंद है अभी। अब ठीक है, जो भी खनन कोई करता है वो जाने, उसका काम जाने, मगर मैंने कभी रेती के खनन में मेरा 2003 के बाद मेरा कोई हाथ नहीं रहा। 2003 भी 3 में ठेके रहे, और ठेके वैधानिक रहे, कोई वो आप कहते हैं रेत माफिया, उसकी बोली लगती है, टेंडर प्रक्रिया होती है, अखबार में साया होता है टेंडर का। तो आप जी, उसके बाद एक चीज़ और है सर, एक चीज़ निवेदन और करना चाहूँगा, उसके बाद में भी बजरी का एरिया है, नदी का एरिया है। अब नदी का एरिया वालों को पूछिए ना, नदी के एरिया में आज पड़ासली वाला नदी के बारे में क्या बताएगा, क्या सांगट वाला क्या बताएगा, या फरारा वाला क्या बताएगा। नदी के एरिया से सबसे जगह से मैं जीता हूँ। रेती निकलती है गिलूंड में, गिलूंड से मैं जीता हूँ। रेती निकलती है पनौतिया में, वहाँ से मैं जीता हूँ। रेती निकलती है आपके कुर्ज में, वहाँ से मैं जीता हूँ। रेती निकलती है आपके पिपली ईरान में, वहाँ से मैं जीता हूँ। तो जब रेती के एरिया से मैं जीत रहा हूँ, जहाँ रेती निकलती है, जो जिनको आप कह रहे हो वो प्रभावित हो रहे हैं, और जो एरिया रेती से नहीं निकलती है, कांकरोली में रेती कहाँ निकलती है, कि फरारा में रेती कहाँ निकलती है, जहाँ से संगठ में मैं आ रहा हूँ वहाँ रेती कहाँ निकलती है। तो ये मेरे जो विपक्षी पार्टी है उसकी फैलाई हुई चाल है। मैंने न तो कभी रेती का मैंने काम किया है। 2003 में ठेके थे, उसमें मुझे निकालना, और वैधानिक ठेके थे, मैंने व्यवसाय करना कोई गुनाह नहीं है। मगर अभी जो ठेके हुए हों, या वो मेरे नाम पे कोई ठेके नहीं है, न मैंने काम किया। अभी कोई ठेके चल रहे हैं राजसमंद में, अभी तो ठेका नहीं चल रहे थे, तो वो जयपुर वाले ग्रुप के थे। माइनिंग में जाए लोग बात, माइनिंग में पूछे ठेके किसके हैं,
और न मेरे पास कोई ट्रैक्टर है खुद का, न मेरे पास कोई डंपर है खुद का। मेरे महिष है, उस पर एक डंपर है चलता, एक डंपर वो महिष वाला है, और मेरे 2 पोकलेन मशीन है, वो महिष पे चलती है, ग्रेनेड की महिष मेरे है। मैंने व्यवसाय ही बदल दिया 2003 के बाद में। मेरे पास 2003 के बाद में महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी थी, वो 2015 तक चली। मैं फिर मैंने ये ग्रेनेड की फैक्ट्री डाल दी, प्रोसेसिंग यूनिट, और प्रोसेसिंग यूनिट डालने के बाद में उसी के रिलेटेड मैंने 1.5 साल के बाद में महिष ले ली। तो ये वहाँ से माल निकलता है, यहाँ प्रोसेस करते हैं, बेचते हैं, व्यवसाय करना कोई बात नहीं है, घर चलाना पड़ता है। मैं किसी का पैसा, एक पैसा भी किसी का लेने की इच्छा नहीं रखता हूँ, ना नजर पैसा कमाने की कभी इच्छा रखता हूँ। कभी भी मैंने एक पैसा किसी को कार्यकर्ता का या किसी को नहीं कहा कि तू खर्च कर। जयपुर भी जाना पड़ता तो मैं किसी को काम से तो मेरी गाड़ी के लेके जाता हूँ, खुद का डीजल दिलाता हूँ, साथ में उसका जिसका काम होता ले जाता हूँ, तो उसको चाय पानी खाना मैं खिलाता हूँ, एक पैसा भी खर्च नहीं करवाता हूँ। एक दूसरी एलिगेशन कोई भी लगाना इजी काम है, एलिगेशन लगाना इजी काम है। मेरे ऊपर एक पैसा का एलिगेशन नहीं है, कोई भी मेरे ऊपर दाग या धब्बा नहीं है, कोई निशान नहीं है। अब रही बात है ये टटोल लाते 2003 की बजरी का, विपक्षी लोग लाते हैं, तो क्या सब आप जब बीजेपी का राज था, जब अवैध खनन हो रहा था, तो आपने रोकना चाहिए किसी जो भी कर रहा हो। और नारायण सिंह भी करता हो, नारायण सिंह को पकड़ते, न मेरे परिवार का कोई रेती बजरी हो केस है, न मेरे नाम कोई ठेके महीने में जाके पता तो करे, न मेरे पास कोई डंपर है, न मेरे पास कोई ट्रैक्टर है। अब नारायण सिंह बजरी 2003 को जोड़ के देख लेते हैं, हाँ 2003 में ठेके रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मानने आप कह रहे हैं पर 2018 में भी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसके बाद जो दौर चल रहा है, 2018 में भी सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आया, 2023 में भी बड़ा मुद्दा ये निकल कर आ रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वैध तरीके हैं वो तो आप कह रहे हैं 2003 तक जाते जाते रुक गए, मगर उसके अलावा जो दूसरे तरीके चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी तरफ मुड़ती दिखाई देती है। अवैध तरीका जो भी है, आप पूछिए किसी से, नदी वालों से, वो तो बताएंगे, नदी किनारे वाली बता पाएगा। अब आप बाकी लोगों से पूछेंगे तो बाकी लोगों क्या, एक दूसरा कोई कांकोली में कोई कह रहे मेरे 2 ट्रिप रेती नारायण सिंह ने खाली की कि मैं अगर रेती अवैध खनन करता हूँ तो कहीं कहीं कंजप्ट तो करता होगा ना, कहीं कहीं ग्राहकों को बेचनी पड़ती होगी। तो कोई बताओ सही कि मेरे भाटी साहब ने आके 2 डंपर खाली कर दिए, 5 डंपर खाली कर दिए, बताए मेरे को एक आदमी भी, एक शख्स बताए नारायण सिंह भाटी ने मेरे कोई 10 डंपर खाली कर दिए। अब मैं एक और बात बताऊँ, मेरे छोटे भाई के होटल है कमलेश तलेसरा और कुंभलगढ़ में, और उसका आप रोटी देख लेना, ईडर से बजरी आ रही, कहाँ से आ रही बजरी, आप रोटी देख लेना, मंगवा लेना भले आप इंटरव्यू कर लेना उनका, ईडर से बजरी मंगवा रहे हैं। और जब मेरे पास अवैध खनन होता तो मैं तो खुद ही सप्लाई कर लेता। आप कुल मिला के कह रहे हैं कि नहीं, रेती से मेरा कोई लेना देना नहीं है, केवल ये वोटों की राजनीति वाली बात है। और कोई भी है, 20 साल विधायक कौन था? अगर बजरी खनन अवैध हो रहा तो रोकना ड्यूटी किसकी थी? अगर आप कह रहे हो अवैध खनन हो रहा ड्यूटी किसकी थी? और मुझे अगर आप विधायक बनाते हो तो मैं बजरी रोकने का प्रयास करूंगा, जहाँ भी बजरी उड़ती है उसको रोकने का मैं प्रयास करूंगा। और इसको ठेका नहीं हो उसकी प्रक्रिया के लिए भी गवर्नमेंट से अपन मेहनत करेंगे, सारी चीजें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप किसी चीज को आप एलिगेशन, झूठे एलिगेशन लगा कर किसी आदमी का आप बदनाम करना चाहो तो ये तरीका गलत है। इसका कोई प्रक्रिया, मैं तो वकील साहब से पूछ रहा था, ये जो शॉट्स हैं, स्क्रीन शॉट लोग डाल रहे हैं, इनका कलेक्ट करो, मैं जो ही विधायक हो जाता हूँ, इसका जो भी मानहानि का मुकदमा, जो भी नियमानुसार होती होगी तो करेंगे। मुझे बताए भाई आपके ऊपर केस नहीं, आपके ऊपर एलिगेशन नहीं, कि आपका कोई कभी नदी में कोई लेना देना नहीं, आपके ऊपर कोई ठेके नहीं, आपको कोई चालान नहीं, फिर आप कह रहे हो बजरी का माफिया, किस बात का बजरी का माफिया? आप अच्छा अभी ठेके चल रहे थे, उस ठेकेदार से पूछो ठेकेदार कौन है, वो ठेकेदार क्या प्रक्रिया कर रहा है, जो गाड़ियां चल रही है उनसे पूछो आप कहाँ से ला रहे हो, कौन बजरी भरवा रहा है आपको। तो ये चीजें आपको एलिगेशन लगाना इजी काम है। अब जो आदमी कोई लेना देना नहीं, कोई जो आदमी राजनीतिक आदमी नहीं है, जो आदमी कह रहा है बजरी आप, पर इन एलिगेशन से राजनीतिक नुकसान तो होता रहा है आपको? नहीं, किसी नुकसान नहीं, कोई नुकसान किस बात को, जब मैं नदी के किनारे जीत रहा हूँ भाई, आप जैसे आपके नदी के किनारे जहाँ बजरी निकल रही, वो गाँव वाले वोट नहीं देवे तो जानो बजरी का खनन हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, वो जो वोट वहां से कैसे जीत रहा हूँ मैं पॉइंट बता रहा हूँ। ये पॉइंट बता रहे हैं, मगर आपने ये भी कहा कि मैं ऊपर वाली पट्टी से हार जाता हूँ। पिछली बार का डिफरेंस भी 25,000 का मैंने बार बताया। मैं जहाँ से आ रहा हूँ, चाहे मैं पड़ासली से आ रहा हूँ, चाहे मैं बामन टुकड़ा से आ रहा हूँ, चाहे मैं इधर से आ रहा हूँ, सांगड़ से आ रहा हूँ, तो वहाँ बजरी कहाँ है? उनसे क्या? पर आप ये गांव बता रहे हैं, चलो बजरी के तो आपने बड़े स्पष्टीकरण दिए, मैंने आपने पड़ासली और ये गांव बताया है। पड़ासली में बजरी तो नहीं है, पड़ासली में निर्दलीय है इस बार। नहीं, निर्दलीय है तो बिल्कुल, तो सब निर्दलीय पे कितनी नजर बनी हुई है इस बार? लोग थोड़ा ये भी अब चर्चा चलने लगी है कि कांग्रेस वाले बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि ये आंकड़े तय हो गए कि भैया ये इतने वोट लावे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। देखिए, जब आज जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, अब वो
टीमें जोर लगा के खेल रही है, बरसात हो जाए या नंबर जुड़ जाए वो हो जाए, वो अलग मैटर है। हम तो आमने सामने की टक्कर मान के चुनाव लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल विशुद्ध बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है। बिल्कुल, हम वो मानते हुए टक्कर लड़ रहे हैं। अब जो रिजल्ट रहता है, कितना प्रभावित होता है, नहीं होता है, और क्या होता है, हम वो दिनेश जी का भी अच्छा हो जाए कल, वो भी कैंडिडेट समकक्ष है। कौन कह सकता है भगवान किसके ऊपर मेहरबान हो जाए, जनता जनार्दन का रूप है। ऐसा तो नहीं है कि आप कहना चाह रहे हो दिनेश जी आप भी जीत सकते हो ताकि और ज्यादा जोर लगाए? नहीं, देखो, सब जो राजनीति में उतरा है सब जीतने के लिए उतरे हैं जी, जनता का आशीर्वाद लेने उतरे हैं सभी, और जनता है परमेश्वर का रूप है, सबको तो देती है, तो ऐसा कोई नहीं है, वो सबको सबके लिए ठीक है, समान रूप से। आखिर में एक ये जरूर मैं पूछना चाह रहा था कि आसपास की मैं तमाम सीटें देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग स्टार प्रचारक भी दिखाई दे रहे हैं। राजसमंद लंबे समय से कांग्रेस के लिए एक मतलब मुश्किल सीट बनी हुई है। कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा जो आने वाले समय में आपके लिए वोट मांगते नजर आए हैं? नहीं, कोशिश करेंगे, बड़े बड़े नेताओं ने निवेदन कर रखा है, व्यवस्था के हिसाब से जो भी समय मिलता है, क्योंकि वो लिस्ट पहले देनी पड़ती है, उसके बाद वहाँ से तय होता है कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, तो करेंगे प्रयास हो। रणनीति थोड़ी सी लगता है मेरे को भाटी साहब ने बदली है। पिछली बार जब मैंने देखे थे तो बड़े धूम धड़ाके के साथ भाटी साहब मैदान में उतरे थे। इस बार लोग कह रहे हैं कि भाटी साहब लोगों से मिलने में, डोर टू डोर जाने में, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो धूम धड़ाके पीछे 2018 में छोड़ दिए। मेरे साथ चुनाव का लंबा अनुभव हो रहा है। मैंने वार्ड पंच का चुनाव भी लड़ा और जिला प्रमुख का चुनाव भी लड़ा। एक आप राजनीतिक विश्लेषण हो तो निश्चित तौर से बताओ, छोटी छोटी कड़ी पंचायत राज वार्ड पंच और बड़ी बड़ी कड़ी जिला प्रमुख, दोनों पोस्टों में मैं रहा हूँ, वार्ड पंच भी रहा हूँ, तो हमारा अनुभव है। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप डोर टू डोर, आप फेस टू फेस मिलो, आपका आई कॉन्टेक्ट आपसे हो, तो आप वोट ले सकते हो। बाकी न तो आप इन प्रचारों से ले सकते हो, न ऑफिस खोलने से ले सकते हो। ये एक सहायक है, ये भी एक माहौल बनाने का सहायक है। चाहे पोस्टर लगा लो, ये सब माहौल बनाने के सहायक है, मगर आप उन लोगों का मन नहीं जीत सकते हो तो आप वोट नहीं ले सकते। आपके मन में क्या है उसकी था नहीं ले सकते हो तो आप वोट नहीं ले सकते हो। और था जब ले सकते हो उसको 2 मिनट का समय आपको मिलेगा, आप उनसे रूबरू बात करो। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप रूबरू बात करो, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्ट करो और मिलो, तो ही आप आशीर्वाद ले सकते हो। कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखे आपके, किसी में एक विजुअल में आप घोड़े पे बैठकर जाते हुए दिखाई दिए मेरे को, थाली मादल भी दिखाई दी, कहीं एक बच्चा का केक काटते हुए मेरे को नजर आए। तो अब भाटी साहब थोड़ा ये अलग अलग तरीके भी अपना रहे हैं कि लोगों से ये इसके माध्यम से भी जुड़ा जाए? ऐसा कुछ नहीं हो, जहाँ भी घोड़े वाले जहाँ गए पिछले ईरान में, तो एक मित्र घोड़ा लेके आए, सब लोगों की इच्छा थी कि आप घोड़े बैठो, तो घोड़े पे बैठ लिए। कुंवारे गया था, एक बच्ची थी, बर्थडे केक उनका बर्थडे था, तो वो शहर सबने वो केक वहाँ काटा, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, और जहाँ भी जा रहे थाली माता से लोग स्वागत कर रहे हैं। तो लोगों का आपके जो विपक्षी कैंडिडेट है दीप्ति माहेश्वरी, वो ऐसा लगता है कि युवाओं में एक बड़ी अच्छी पकड़ रखती है, और इन दिनों जो उनके अलग अलग विजुअल आते हैं जिस प्रकार से युवाओं को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ा जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी चुनौती बन रही है? मान सब चुनौती, सारी चुनौतियों को हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सभी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। राजनीति में सब चीज़ें जायज़ है, सारे प्रयास करेंगे, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, और जो भी जिनको जनादेश देगी जनता वो मानेंगे। आखिरी सवाल, वो जो घोड़े वाला आपने कहा कि घोड़े पे लोगों ने कहा घोड़ा लेके आगे, घोड़े पे मेरे को बिठा दिया, उस वक्त आप बिल्कुल एक वो लोकतंत्र के दूल्हे की तरह लग रहे थे। अब इस दूल्हे को ये कितना विश्वास है कि इस बार वाली विजय की वरमाला मेरे गले में आने वाली है? वो तो हर आदमी खड़ा होता है, टिकट मांगता है, तभी से लगाकर उसको लगता है मैं जीतूंगा। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैं काम करता मैं जीतूंगा, और मुझे विश्वास है कि राजनीतिक राजसमंद की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, और निश्चित तौर से मैं विजय होऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। तो देखा आपने, बड़े ही सहज तरीके से, एक इंटरव्यू जैसा मेरे को लगा नहीं, ऐसा लगा कि दो लोग बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चीज़ें साझा कर रहे हैं। वो सहज तरीके से बात हुई, बातें राजनीति की भी हुई, निर्दलीयों की भी हुई। एक जो आरोप लगातार गूंजता है रेती का, उस पर भी बड़ी बेबाकी से जवाब देते नारायण सिंह भाटी दिखे। अभी तमाम चीज़ें यहाँ से बटोर कर आप तक पहुँचा रहा हूँ। इन चीज़ों के, इस भागदौड़ के, इस चुनावी रण के परिणाम तो आखिर 3 तारीख को आएंगे, मगर हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव के हर एक रंग को आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।